शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। सभी लोग अपनी कुंडलियाँ देखना चाहते हैं, क्या दिखवाना चाहते हैं। तो जब भी वो किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं और कुंडलियाँ दिखवाते हैं तो सबसे पहले ज्योतिषी जो है उनके ग्रहों की दशा की कैलकुलेशन करता है और उसके बाद जो है वो उनकी दशा महादशा के फल के ऊपर चला जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो भविष्यवाणी करने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं ये नहीं कहती कि वो भविष्यवाणी गलत है या सही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो की जाती है और बहुत से लोग हैं उन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि नहीं ज्योतिष एक ढकोसला है, एक दिखावा है, बट ऐसा नहीं है। आज मैं आप सबको दशा महादशा देखने की जो है सही पद्धति क्या है, कैसे आप देखेंगे कि आपकी जो जिस भी ग्रह की जो महादशा चल रही है वो कैसी है और महादशा देखने के लिए ग्रहों के बारे में कैसे आपको पता चलेगा, ग्रह कैसे हैं, कहाँ पर होने चाहिए। ये सब चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होंगी तो सिर्फ आप महादशा का जो है फलादेश करने लगेंगे और फिर आपको सोचेंगे कि वो जो रिजल्ट आ रहा है वो एकदम सही होगा, ऐसा नहीं है। तो आखिर कौन सी पद्धति ऐसी है, कैसे आप जो है सही महादशा का ज्ञान कर सकते हैं, उन्हीं सब चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को देखने वाले सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। शास्त्रों में देखा जाए तो दशा महादशा देखने के लिए जो है 5 पद्धतियाँ बताई गई हैं, पर उन 5 पद्धतियों में जो सबसे सटीक पद्धति है वो आती है विश्वोत्तरी दशा की। तो नंबर 1 सबसे पहले जो है आपको विश्वोत्तरी दशा के बारे में पता होना चाहिए। विश्वोत्तरी दशा के बारे में बताया गया है। तो विश्वोत्तरी दशा भी जब भी आप देखेंगे तो ये हमेशा सही बैठती है। विश्वोत्तरी दशा का मतलब 120 साल की जो दशा महादशा होती है। तो नहीं हमारे 9 ग्रह हैं, उन सभी 9 ग्रहों को कुछ कुछ साल बांटे गए हैं और जब उन्हीं सभी ग्रहों का जब कैलकुलेशन किया जाता है तब जाकर के वो 120 वर्ष बनते हैं। हालांकि ये सत्य है कि अब के ज़माने में 120 वर्ष तक कोई व्यक्ति जी नहीं पाता है, लेकिन विश्वोत्तरी दशा की गणना सिर्फ 120 वर्षों के आधार पर ही की जाती है। वो बात की बात है कि व्यक्ति की वो जो महादशा का जो समय है उसके ग्रहों के अनुसार जो है वो व्यक्ति कितना जीवित होगा, कितनी लंबी जिंदगी वो जिएगा, उसके हिसाब से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि आखिर जब भी हमें महादशा की कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है कि हमारी महादशा हमें कैसा शुभ प्रभाव दे रही है, उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए आपके ग्रहों की। अब आपके जो है 9 ग्रह हैं, कुंडली के 12 भाव हैं, कुंडली के 12 भाव में वो 9 ग्रह कहाँ कहाँ पर स्थापित हुए हैं, उनके स्वामी कहाँ बैठे हैं, उनकी राशियाँ कहाँ पर हैं, वो अपने दोस्तों के मित्रों के साथ उनके वो ग्रह बैठे हुए हैं या अपने शत्रुओं के साथ बैठे हुए हैं। फिर आपको चंद्रमा से देखना होता है कि चंद्रमा से कौन सा ग्रह जो है कौन से नंबर पर आ रहा है। चंद्रमा से दूसरे है, तीसरे है, 5वें है, 12वें है, 10वें, इस प्रकार से आपको ये भाव सब देखने होते हैं। वो जब ये चीज़ का आपको ज्ञान हो जाता है इसके बाद ही ये सब चीज़ें जो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आगे एपिसोड बनाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि चंद्रमा से कौन से भाव पर कौन सा ग्रह होता है और वो कैसा फल देता है। और ये यकीन मानिए एकदम सटीक होते हैं। हालांकि सूर्य से भी गणना की जाती है, चंद्रमा से भी गणना की जाती है और भावों के अनुसार भी गणना की जाती है, लगन के अनुसार भी गणना की जाती है। तो इन 4-5 तरीकों से अगर आप गणना करेंगे तो आपका जो प्रभाव आएगा, आपके ऊपर जो प्रभाव होने वाला होगा या आपको जो अगर आप ज्योतिषी हैं और अगर आप बताने वाले हैं किसी को तो उसमें इतनी अधिक सटीकता आएगी कि वो लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आपने जो भी चीज़ें बताई हैं उसमें कितनी सत्यता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि विश्वोत्तरी दशा जो है हमें हमेशा देखनी होती है, वही सबसे सही है। अब विश्वोत्तरी दशा देखने के लिए सबसे पहले आप कुंडली लेते हैं और कुंडली के भाव देखते हैं और भाव में ग्रहों की कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 2 पे आपको जो है ग्रह देखने हैं। ग्रह मतलब कौन से ग्रह कौन से भाव में बैठे हुए हैं,
कोई अपना ग्रह उच्च में, सबसे पहले आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी आप ग्रहों के बारे में कैलकुलेशन करने लगेंगे तो ग्रह भी हमें अलग अलग रूप से प्रदान देते हैं, अलग अलग रूप से शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रह है, जो सबसे बेस्ट ग्रह माना जाता है, वो उसकी जो पोजीशन होती है तो वो होती है, अब इसकी मैं आगे बता रही हूँ, उच्च की पोजीशन। अगर कोई भी ग्रह अपने उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, उच्च राशि में बैठा है, जैसे कल मैंने आपको जो है शुक्र ग्रह के बारे में एक वीडियो में बताया है, तो शुक्र ग्रह हमेशा जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र ग्रह की 2 राशियां होती हैं, वृष और तुला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर शुक्र की 2 राशियां हैं तो कौन सी राशि में वो कितने परसेंट जो है उसमें अपना पावर रखते हैं। तो वृष में मैंने कहा था 25%, और अगर आप तुला देखेंगे तो उसमें 75% का प्रभाव वो हमेशा रखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वृष से ज़्यादा सबसे अधिक प्यार वो मीन राशि को करते हैं, तो इसलिए वो मीन में उच्च हो गए शुक्र। उसके बाद जो है वो तुला राशि में अधिक अपना स्नेह दिखाते हैं, तो इसीलिए 75% का प्रभाव जो है तुला में लेते हैं। और 3rd नंबर पे आ जाता है उनका वृष राशि, तो वृष राशि में वो 25% का प्रभाव देते हैं। तो ये शुक्र ग्रह के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसी तरह से आपने अपने सभी ग्रहों को देखना है। तो अगर कोई भी ग्रह आपका उच्च का होगा तो वो आपको 100% आपको फेवर करेगा। उसके बाद होता है स्वय राशि। कोई भी ग्रह, जैसे मैंने शुक्र का एग्जांपल दिया, अगर वही शुक्र उच्च में है कितना देगा। अगर वो अपने स्वयं राशि में भी कोई भी ग्रह आ जाता है, स्वयं राशि में मैंने आपको भी बता दिया है कि अगर वो वृक्ष में होता है तो 25%, तुला में है तो 75%, ये उनका प्रभाव रहेगा। तो आपको भी ये भी देखना है कि जिस भी भाव में आपके जो राशि है, राशि जो भी, अगर मैंने तुला, अगर शुक्र ग्रह कोई राशि को लेके चलती हैं तो अगर वो वृष में बैठे हुए हैं, वृष ही राशि में शुक्र बैठा हुआ है, जैसे अभी शुक्र वृष राशि में ही चल रही हैं और अभी वो आज 13 तारीख है, तो आज सुबह 9:15 बजे से वो वक्री भी हो गए हैं। तो अगर वो वक्री हो गए हैं तो जब भी कोई वक्री ग्रह होता है वो हमेशा दुगना फल देता है। और कई ऋषियों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि वक्री ग्रह जो है हमेशा उच्च के ग्रह के समान फल देता है। तो अब आप सोचिए कि जो शुक्र ग्रह से संबंधित जो भी लोग हैं, जो लोग भी, जिनकी भी तुला राशि है, जिन लोगों की मीन राशि है और जिन लोगों की वृष राशि है, उन लोगों के तो वारे न्यारे हो गए हैं। यानी उनके दोनों हाथों में आप कह सकते हैं लड्डू हैं। और ये कम से कम जो है शुक्र जो है 1.25 महीना तक जो है यहाँ पे रहने वाले हैं। तो अब जो है इन लोगों को जो प्रभाव मिलेगा, चाहे वो धन संबंधित हो, चाहे वो उनका कोई फेमस हो रहे हो, चाहे ख्याति मिलने वाली हो, मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, पदवी ऊंची होने वाली है, शुक्र उनको सब देने वाले हैं। लेकिन कैसे देंगे? क्योंकि कुंडली में अगर शुक्र आपकी सुप्रभाव में बैठे होंगे तो जरूर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो जिन लोगों को, अब वही ग्रह है, जैसे मैंने कहा ग्रहों को देखना है तो सबसे पहले उच्च को देखिए, फिर देखिए कि वो जो ग्रह है अपनी राशि में बैठे हों, तो उच्च के बाद फिर अगर वो स्वयं की राशि में बैठा होता है तब वो शुभ प्रभाव देता है। उसके बाद आ जाता है अगर उनकी उच्च का भी हो गया, वो ग्रह उच्च में भी नहीं है, स्वयं की राशि में भी नहीं है, तो उसके बाद वो आ जाता है, मान लीजिए कोई जो भी ग्रह है वो कितने प्रतिशत पे है, मतलब कितने अंशों पे है, सॉरी, फिर आपको ग्रह के अंश देखने हैं। जिस भी ग्रह के, शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह के भी अगर आप अंश देखेंगे तो उस ग्रह की पावर कितनी है। अगर उस ग्रह की, मान लीजिए, जैसे हर ग्रहों के लिए उच्च और नीच के अंश होते हैं। अगर मान लीजिए शुक्र आपका उच्च का भी है तो उच्च के लिए भी कुछ अंश बताए गए हैं। अगर शुक्र उतने अंशों में रहता है तो हमेशा वो शुक्र आपको उच्च के अंशों के हिसाब से ही आपको जो है फल देने वाला है। और जब उसके उतने अंश खत्म हो जाएंगे तो वो जो है फिर आपको जो है नॉर्मल स्थिति का जो प्रभाव होगा वो आपको शुक्र देने लगेगा। तो आपको अंशों का पता होना चाहिए। अंश के बाद आ जाता है कि यही ग्रह, अगर शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर या तो वो अपनी मित्र राशि में होना चाहिए। तो अगर यही शुक्र जो है अगर मित्र राशियों के साथ बैठा हुआ है, मित्र राशियों के घर में बैठा हुआ है, तो ये शुक्र आपको जरूर शुभ प्रभाव देने वाला है। उसके बाद अगर ये शुक्र मित्र राशि में भी नहीं बैठा हुआ है, इनकी 2 राशियां होती हैं, 2 तरह के मित्र होते हैं। एक होते हैं इनके अति मित्र और एक होते हैं इनके मित्र। तो इनको अगर आप देखेंगे तो अति मित्र में, अगर मान लीजिए शुक्र की मैं बात करें तो शुक्र के जो अति मित्र होंगे तो वो कौन से हैं? तो शुक्र, शनि जो है वो शुक्र का अति मित्र है, राहु शुक्र का अति मित्र है, केतु शुक्र का अति मित्र है। अब अगर ये इनके साथ भी बैठा हुआ है, इनके भाव में भी बैठा हुआ है, तब भी आपको शुभ प्रभाव देगा। अगर वो खाली अपने मित्र के भाव में भी बैठा हुआ है, क्योंकि गुरु और जो है, सॉरी, शुक्र और जो शनि है,
हाँ, शुक्र और शनि ये जैसे अति मित्र हो गए, लेकिन अगर शुक्र जो है मान लीजिए बुध के साथ बैठा हुआ है, तो बुध के साथ जो बैठने पे जो है बुध वहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, यानी समता का प्रभाव रखेगा। तो जैसे जैसे शुक्र आपको बुध को आदेश देगा, शुक्र के आदेश के अनुसार बुध जो है उसी के अनुसार जो है वो जातक को प्रभाव देना शुरू करेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ जरूर देखिए कि आपका जो ग्रह है वो किसके साथ बैठा हुआ है। अगर यही जो है मान लीजिए शुक्र जो है गुरु के साथ आकर के बैठ गया है, तब ये दोनों दुश्मन हो जाते हैं, तब इनके प्रभाव में बदलाव आ जाएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए ये चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तब भी ये दुश्मन बन जाते हैं। शुक्र जो है अगर सूर्य के साथ बैठा है, तब भी ये दुश्मन बन जाते हैं। आखिर शुक्र की चंद्रमा के साथ और सूर्य के साथ भी दुश्मनी क्यों हुई, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है। आप पिछले वीडियो देखिए मेरे सारे, जो भी मैंने ये ग्रहों के अनुसार बनाए हैं उसमें बहुत डिटेल दे रखी है, आपको बहुत बारीकी से जो है आसानी से समझ में आएगा। तो ये चौथी कंडीशन हो गई, तो अपने मित्रों के साथ होना चाहिए और तब भी आपको शुभ प्रभाव देता है। और अगर ये आपको जो है शत्रु राशि के साथ आके बैठता है, कोई भी ग्रह अगर शत्रु राशि के साथ आके बैठेगा, तब आपको जो है, क्योंकि वो खुद ही पीड़ित है, अगर आपको किसी दुश्मन के घर भेज दिया जाए तो आप क्या उतने खुश होकर वहाँ पे रह पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही दुखी होंगे, नहीं रह पाएंगे। तो उसी प्रकार से वो जो ग्रह है जब अपने ही शत्रु के घर में जाके बैठता है, तो वो उतना प्रभाव, शुभ वाला प्रभाव जो उसको देना होता है वो दे ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो बंदी बन के रह जाता है वहाँ पर। और जब कोई भी बंदी व्यक्ति होता है तो उसके हाथ में जब पावर नहीं होती, तो जब पावर नहीं होगी तो वो अपनी पावर कहाँ पे दिखाएगा। तो जब भी शत्रु राशि में कोई भी ग्रह आ जाता है तो वो उतना शुभ प्रभाव नहीं देता है। लेकिन फिर इनमें भी एक कंडीशन आ जाती है कि अगर उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है, एक या दो ग्रहों की, मान लीजिए शत्रु राशि में शुक्र शत्रु राशि में बैठा हुआ है, या मान लीजिए नीच राशि में भी अगर बैठा हुआ है, सोच लीजिए शुक्र जो है कन्या राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पे शुक्र को मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, बाकी आपको ग्रहों को अलग अलग तरीके से देखना है। तो शुक्र अगर मान लीजिए कन्या राशि में भी बैठा है और वो नीच का होके बैठा है, तो शुक्र जब भी अगर नीच के होकर के अगर बैठेगा, तो कन्या राशि के ऊपर अगर अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही होगी, गुरु की दृष्टि अगर जा रही होगी, या फिर चंद्रमा की दृष्टि जा रही होगी, सूर्य की दृष्टि जा रही होगी, अगर इन सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर जाती है उस भाव के ऊपर, तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब भी किसी शुभ ग्रह अशुभ ग्रह के ऊपर या क्रूर ग्रह के ऊपर, अगर क्रूर भाव के ऊपर जो है जिस भाव पे वो ग्रह बैठा हुआ है, अगर दो या दो से अधिक ग्रहों की शुभ दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है, तो वो अपनी शुभता का त्याग देता है और फिर वो अपना शुभ रिजल्ट देने लगता है। तो आप सोचिए कि अगर शत्रु के घर में है और शत्रु के घर में अगर आपके दो मित्र अगर आपको मिल जाते हैं, इन दो मित्रों का सपोर्ट अगर आपको मिल जाता है दृष्टि के द्वारा, तो आप तो पावरफुल हो ही जाएंगे। तब तो आप जतन करेंगे ना कि क्यों ना मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं, कैसे मैं शत्रु के घर से बाहर जाऊं, तो कुछ ना कुछ तो आप तिकड़म लड़ाएंगे। उसी प्रकार से ग्रह भी इसी प्रकार से काम करते हैं। तो जब शत्रु राशि में आ जाता है तब वो इतना अच्छा प्रभाव नहीं देता, और फिर उसके बाद आ जाती है नीच राशि। तो नीच राशि का भी अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर नीच राशि में भी आ जाए तब भी ग्रह अपना प्रभाव नहीं दे पाता है, लेकिन वहाँ पे भी अंशों का महत्व आप देखिए। अगर वो जितने अंश उसमें बताए गए हैं राशियों के अनुसार, अगर वो उतने अंशों तक रहता है तो वो नीच रहेगा, और उसके बाद जो है अगर वो उतने अंश खत्म हो जाते हैं तो वो नॉर्मल प्रभाव देने लगता है। लेकिन नीच तो फिर भी हो ही जाता है। अगर इस नीच राशि के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो आपको जो है यही नीच ग्रह शुभ प्रभाव देने लगेगा। जैसे अभी आप देखेंगे कि इस वक्त गुरु वक्री है, जो अभी मकर राशि में है, शनि के साथ हैं, और शनि के साथ मकर राशि में हमेशा गुरु नीच के हो जाते हैं। तो अगर वहाँ पे गुरु सिर्फ अकेले होते, शनि नहीं होता, तो डेफिनेटली वक्री शनि, वक्री गुरु जो है वहाँ पे नीच का जो प्रभाव होना था वो और अधिक बढ़ के देने लगते। लेकिन क्योंकि वहाँ पे शनि भी विराजमान है और गुरु भी वहाँ पे विराजमान है, तो इसके कारण नीच भंग योग बन गया है, और इसके कारण गुरु जो है अपना शुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो आप अपनी कुंडली में भी देखिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच बैठा हुआ है और उस नीच के ग्रह के साथ उसी भाव का स्वामी बैठा हुआ है, जैसे मकर राशि का स्वामी शनि है तो शनि अपनी ही राशि में बैठा है, उसी प्रकार से अगर उसी भाव का स्वामी उसी राशि में बैठा हुआ है तब आपका जो है नीच भंग योग हो जाता है, और फिर जो है आपको ग्रह पावर देने लगते हैं, शुभ फल देने लगते हैं। तो ये आपको ग्रहों की कंडीशन देखनी है। तो ये हो गया आपको दो चीज़ें। उसके बाद आ जाती है तीसरी चीज़ में आपको देखना होता है नक्षत्र सिद्धांत। ये सबसे ज़रूरी है।
विषुवत्रीय दशा देखने के लिए नक्षत्र सिद्धांत प्रमुख है। आपने ग्रह देख लिए, अब ग्रह आपने मान लीजिए आपकी अच्छी जगह बैठे हैं, मित्रों की भी दृष्टि आ रही है, फिर भी सब सही है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रह आपको उतना पावर नहीं दे पा रहे हैं, उतनी फल नहीं दे पा रहे हैं। भाव के अनुसार आपको वो फल मिलना चाहिए लेकिन फल मिल नहीं रहा है। उसका भी एक कारण है क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है नक्षत्रों को महत्व नहीं देने लगते हैं, और जब नक्षत्रों को महत्व नहीं, क्योंकि वही तो उनका बेस है। आप कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो भी तो सबसे जरूरी देखना है। आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर की नींव कैसी है, वो ढहने कच्चे घर में है या पक्के घर में। अगर आप कच्चे घर में होंगे तो डेफिनेटली नींव कमजोर होगी, और जो नींव ही कमजोर है तो आपको फल कहाँ से मिलेगा। तो उसी प्रकार से आपको डर भय बना रहेगा कि कब जाने पता नहीं ये घर ढह के गिर जाए। उसी प्रकार से ग्रहों के ऊपर भी नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ता है, और हर राशि को 3-3 नक्षत्र दिए हुए हैं। हर राशि में जो है 9 चरण होते हैं, और हर नक्षत्र अपने 9 चरणों को भोगता है। हर एक राशि जो है अपने नक्षत्रों के 9 चरणों को भोगती हुई फिर वो अपनी अगली राशि में जाती है, और फिर वहाँ पे भी वो 9 चरणों को भोगती है। इसी तरह से वो 27 नक्षत्रों के चक्र को पूरा करती है। तो आपको नक्षत्र सिद्धांत में कैसे देखना है उसके लिए भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। नक्षत्र सिद्धांत के द्वारा जाने कि आपका ग्रह आपके लिए कितना शुभ और पावरफुल है या नहीं। अभी मैं एक एग्जांपल अगर जैसे आपको देती हूँ, मान लीजिए आपका गुरु ग्रह है, या चलो शुक्र ग्रह को ही लेके चलते हैं हम। अब जो हमारा शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह मेरा उच्च का है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का उच्च का शुक्र है, और वही उच्च के शुक्र के ऊपर जैसे मैंने दृष्टियों की बात की थी, अगर वहाँ पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है 2 या 2 से अधिक, तो मेरा शुक्र ग्रह उतना अधिक पावरफुल नहीं होगा, उतना अधिक शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा जितना मुझे शुभ प्रभाव मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन आ जाती है, शुक्र अगर मीन राशि में उच्च का होता है तो मीन राशि का स्वामी कौन है, गुरु है, तो वो गुरु कौन से भाव में बैठा हुआ है ये भी आपको देखना पड़ेगा, तब भी जाके उसकी पावर का फल मिलेगा। उसके बाद फिर आपको देखना है नक्षत्र सिद्धांत से कि आपका जो आपके जन्म के अनुसार जो आपका नक्षत्र है उस नक्षत्र के अनुसार आपके जितने भी 27 नक्षत्र हैं और जो भी 9 ग्रह हैं वो कौन से भाव में बैठे, किस भाव में आपके लिए प्रभाव दे रहे हैं। जैसे मैं कहती हूँ जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, वादक, मित्र, अधिक मित्र, ये 9 कंडीशन होती है नक्षत्रों की। तो अगर मान लीजिए यही नक्षत्र अगर आपको साधक में यानी सक्सेस जोन में बैठा, अगर आपके जन्म तारा में बैठा हुआ है, तो मान लीजिए किसी का जैसे हम किसी भी जातक का जो है कोई भी एक नक्षत्र लेके चलते हैं, मान लीजिए किसी का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामी है जो भी जातक है, क्योंकि वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत भी आता है, तो मकर राशि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत है, तो मकर राशि के लिए कौन से ग्रहों के नक्षत्र शुभ रहेंगे और कौन से अशुभ रहेंगे ये आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। तो आपके भाव का आपका जो भी नक्षत्र है उस नक्षत्र के जितने भी 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों के अंतर्गत जो है हर नक्षत्र दिया होता है। एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, वो 3 नक्षत्रों को भुगतता हुआ चलता है। तो इसी के अनुसार जो है आपको ये भी देखना है, अगर मान लीजिए जिसका उत्तराषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा अगर संपत्ति जोन में आ रहा है, संपत्ति तारा में आ रहा है, तो आपके लिए यही उत्तराषाढ़ा यानी जो भी उत्तराषाढ़ा का मान लीजिए शनि इस वक्त उत्तराषाढ़ा में है, तो उत्तराषाढ़ा का जो शनि है अगर ये संपत्ति जोन में आ रहा है तो आपको तो धनदायक देने वाला शनि बन जाएगा। लेकिन यही शुक्र भी अगर मान लीजिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और ये भी जो है अगर आपको संपत्ति तारा में बैठ रहा है तो आपके लिए यही शुक्र जो है संपत्ति तारा में आने के कारण धन प्रदान करेगा। लेकिन यही नक्षत्र के आधार पर अगर जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है आपका जो है मान लीजिए विपत्ति तारा में आ गया तो यही शुक्र आपका विपत्ति का कारण बन जाएगा। अगर यही क्षेमा तारा में आ गया तो यही शुक्र आपके लिए कल्याणकारी बन जाएगा। अगर यही शुक्र जो है मित्र या अति मित्र में आ गया तो आपके लिए भी तो शुक्र मित्रता के अति मित्र में आ गया तो बहुत अधिक शुभ प्रभाव देगा। मित्र में आया तो कम वो तो भी मित्रता भक्ति आपको प्रभाव देगा। लेकिन अगर यही विपत्ति जोन में आ गया तो फिर ये विपत्ति वाला कारक बन जाएगा। यही शुक्र के कारण ही आपको परेशानी होगी और शुक्र महिलाओं का कारक होता है, तो जो भी परेशानी होगी आपको महिलाओं के कारण आपको हमेशा परेशानी होती रहेगी। तो आपको ये भी जरूर देखना है कि आपके नक्षत्र के आधार पर जो भी मैंने नक्षत्र सिद्धांत बताया है उसी के अनुसार आप ये जरूर देखिए कि आपका जो भी ग्रह है, जैसे मैंने कहा कि अगर शुक्र आपका उच्च का है
और उच्च के शुक्र उच्च का होने के बावजूद नक्षत्र सिद्धांत से अगर वही शुक्र जो है आपका विपत्ति जोन में आ जाता है, बाधक जोन में आ जाता है या वध जोन में आ जाता है, तो आप यकीन मानिए ये शुक्र उच्च का होने के बावजूद भी आपके लिए विपत्ति का कारक ही सदा बना रहेगा, चाहे ये उच्च का ही परिणाम देने वाला क्यों ना हो, उच्च पे ही क्यों ना बैठा हो। तो आप नक्षत्र सिद्धांत को जरूर आजमाइए, इनको जरूर देखिए। जब आप नक्षत्र सिद्धांत की कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके बाद जाकर के फिर आता है वक्री ग्रह। अब आपने ये सब देख लिया, विषोत्तरी दशा के लिए आपकी ग्रहों की स्थिति देख ली, आपने नक्षत्र का सिद्धांत देख लिया, अब आ जाता है वक्री। तो राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, वो कभी मार्गी नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं, ये कभी वक्री नहीं होते हैं। लेकिन इनके अलावा जो बाकी के 5 ग्रह होते हैं वो कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं। तो अब आपको ये भी देखना है कि आपकी कुंडली में कितने ग्रह वक्री हैं और जो वक्री ग्रह है वो कौन से भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपके लिए वो चंद्रमा के हिसाब से क्या सुख दे रहे हैं, भाव के अनुसार वो क्या प्रभाव दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। अगर वो चंद्रमा के अनुसार जो वहाँ पे शुभ जगह पे बैठा हुआ है और वक्री होकर के भी बैठा हुआ है तो आपके प्रभाव में जो है और अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। अब उस के वक्री ग्रह के ऊपर जो है अन्य और ग्रहों की दृष्टि कैसी जा रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है तो आपके लिए बहुत अति उत्तम हो जाएगा। तो आपके लिए जो है दोनों लड्डू हाथ, दो लड्डू हाथ में सिर कढ़ाई वाली में चले जाने वाली बात रहेगी। लेकिन वहीं पर अगर जो है आपके वक्री ग्रह होने के बावजूद उसके ऊपर जो अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो फिर आपके वो दोनों लड्डू जो है हाथ से गायब हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है सबसे पहले आप इन 4 चीज़ों को जरूर देखिए। ये 4 चीज़ों में जैसे मैंने कहा नक्षत्र सिद्धांत सबसे विषोत्तरी दशा के लिए पहले ग्रह देखिए, ग्रह देखने के बाद आप अपने नक्षत्र को देखिए और नक्षत्र के आधार पर तो यानी जितने भी आपके 9 नक्षत्र हैं, सॉरी जो भी मैंने आपके 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों में जब भी आपके मान लीजिए किसी जन्म तारा नक्षत्र के ऊपर की दशा महादशा आएगी तब आपके शरीर को हमेशा ही परेशानी लगती रहेगी। ये आप इसको याद रखिए। तो नक्षत्र के सिद्धांत में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि नक्षत्र के हिसाब से जब वो उस जो ग्रह की दशा महादशा चलेगी हमारे ऊपर तो कैसा फल देगी, वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। और उसी तरह से फिर आप जो है अपने ग्रहों की महादशा का फल ज्ञात कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार मैं मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। यहीं तक इति शुभम।